साल 1975, 27 दिसंबर का दिन। चास नाला, जो कि धनबाद के पास स्थित है, उस दिन दोपहर में एक भयावह खदान दुर्घटना का गवाह बना। यह इलाका पहले बिहार में था, लेकिन अब झारखंड में स्थित है। उस दिन एक जोरदार धमाके के कारण कोयले की खान की एक सुरंग और उसके ऊपर स्थित एक बंद पड़ी पानी से भरी खान के बीच की दीवार ढह गई। देखते ही देखते लाखों गैलन पानी कोयले की खदान में भर गया। उस समय वहां काम कर रहे मजदूरों को कुछ समझने या भागने का मौका भी नहीं मिला और उनकी जिंदगियां अंधेरे में समा गईं। इस दुर्घटना के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन हालात इतने भयावह थे कि पहली लाश मिलने में 26 दिन लग गए। जब शव निकाले गए तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। मजदूरों के सिर पर लगे लैंप हेलमेट के नंबरों से ही उनकी पहचान संभव हो सकी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 375 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि यह संख्या हकीकत में 700 से भी ज्यादा थी। धमाके का असली कारण कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस हादसे के लिए कुछ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया। वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 2012 में इस मामले में फैसला सुनाया गया। जब यह फैसला आया तब तक 2 आरोपी दुनिया छोड़ चुके थे। बचे हुए दोषियों रामानुज भट्टाचार्य और दीपक सरकार को 1 साल की सजा और 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस हृदयविदारक दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सलीम जावेद और यश चोपड़ा ने सोचा कि भारत में पहली बार ऐसी फिल्म बनाई जाए जो किसी वास्तविक आपदा पर आधारित हो। उन्होंने इस कहानी को लेकर एक पटकथा तैयार की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इस दुर्घटना को दिखाया, बल्कि उसके जरिए एक बड़ी सामाजिक और मानवीय कहानी भी गढ़ी। उस दौर में हॉलीवुड में डिजास्टर फिल्मों का चलन जोरों पर था। 1972 में आई द पोसेडन एडवेंचर, 1974 की द टावरिंग इन्फिनो और अर्थक्वेक जैसी फिल्में दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थीं। काला पत्थर को भारतीय सिनेमा की पहली आपदा आधारित फिल्मों में से एक बनाने की प्रेरणा इसी से मिली। फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार विजय की बैक स्टोरी जोसेफ कॉनराड के प्रसिद्ध उपन्यास लॉर्ड जिम से प्रेरित थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में आने से पहले जब अमिताभ बच्चन कोलकाता में काम कर रहे थे, तब उन्होंने बड एंड कंपनी के कोल डिपार्टमेंट में भी काम किया था। इस दौरान उन्हें बिहार के माइनिंग एरिया में निरीक्षण और काम समझने के लिए भेजा गया था। इस दौरान अमिताभ बच्चन की देखरेख में एक खान में नई मशीन लगाई जा रही थी, लेकिन अचानक खान का एक हिस्सा ढह गया और 2 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ और अमिताभ ने भी खुद मदद में हाथ बटाया। जब वे एक मजदूर को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उस मजदूर ने कहा, मेरा बचना मुश्किल है, आप दूसरे आदमी को निकालो। ये घटना अमिताभ बच्चन के दिमाग में बस गई। बाद में जब काला पत्थर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो अमिताभ ने यह अनुभव सलीम जावेद के साथ साझा किया। इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के दौरान सलीम जावेद पुणे के ब्लू डायमंड होटल में लगभग 9 हफ्तों तक रहे और वहीं पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। शुरुआत में फिल्म की टीम कुछ और थी। अमिताभ बच्चन का होना तय था, लेकिन बाकी कास्टिंग में बदलाव हुए। शशि कपूर मंगल के रोल में थे, जो बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया। ऋषि कपूर रवि का रोल करने वाले थे, जो अंततः शशि कपूर को मिला। पूनम ढिल्लन अनीता का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन बाद में ये भूमिका परवीन बाबी को मिली। फिल्म के संगीतकार शुरू में राजेश रोशन थे। यश चोपड़ा ने त्रिशूल के समय उनसे कहा था कि काला पत्थर का संगीत बनाना तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा। अपने वादे के मुताबिक राजेश रोशन को ही फिल्म का संगीत दिया गया, लेकिन यश चोपड़ा उनके काम से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें हटाने का सोचने लगे। हालांकि उन्होंने अंततः राजेश रोशन से ही गाने बनवाए, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सलील चौधरी को बुलाया गया। अंततः ऋषि कपूर ने फिल्म छोड़ दी और शशि कपूर रवि के रोल के लिए फाइनल हो गए। पूनम ढिल्लन अनीता के किरदार के लिए बहुत यंग लग रही थी, इसलिए उन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा। विद्या सिन्हा भी इस रोल के लिए उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन यश चोपड़ा और बी.आर. चोपड़ा के मतभेद के कारण उन्हें ये रोल नहीं मिला और अंततः ये भूमिका परवीन बाबी को दी गई। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की अनबन उन दिनों जोरों पर थी। अमिताभ नहीं चाहते थे कि शत्रु इस फिल्म में काम करें, लेकिन सलीम जावेद दोनों स्टॉर्स के रियल लाइफ टकराव को पर्दे पर लाना चाहते थे। अंततः उन्होंने शत्रु को कन्विंस किया और शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह पंक्चुअल होकर की। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की अनबन किसी से छिपी नहीं थी। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान भी इसका असर देखने को मिला। खासकर एक महत्वपूर्ण फाइट सीन की शूटिंग के दौरान यह विवाद खुलकर सामने आया। इस सीन की शूटिंग लगभग 4-5 घंटे तक रुकी रही। शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार सेट पर सभी लोग अमिताभ को प्राथमिकता दे रहे थे। सीन को समझाने के लिए उनके और अमिताभ के डुप्लीकेट्स को एक्शन करके दिखाया जा रहा था। इस सीन में अमिताभ के डुप्लीकेट ने शत्रुघ्न के डुप्लीकेट के गले पर फावड़ा रख दिया, जिसके बाद शशि कपूर का किरदार आकर रोते हुए बीच बचाव करता है। शत्रुघ्न सिन्हा को ये लगा कि इस तरह फिल्म में अमिताभ के किरदार को उनके किरदार से ज्यादा मजबूत दिखाया जा रहा है, जबकि उन्हें पहले बताया गया था कि उनका किरदार कभी हारने वाला नहीं है। इस पर उन्होंने अपनी असहमति जताई और शूटिंग रोक दी गई।
करीब 4-5 घंटे की बातचीत और बहस के बाद ये तय किया गया कि दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे और शशि कपूर का किरदार दोनों को आकर चढ़ाएगा। इस फाइट सीक्वेंस को बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया गया। फाइट मास्टर शेट्टी के निर्देशन में ये दृश्य दमदार बन पड़ा। दोनों कलाकारों ने पूरी मेहनत से इस दृश्य को निभाया और शूटिंग के दौरान उन्हें कई चोटें भी आईं। खासकर अमिताभ बच्चन का एनर्जी लेवल देखने लायक था। फिल्म में राखी को डॉक्टर सुधा का किरदार दिया गया, जबकि नीतू सिंह छन्नो बनी। फिल्म के मुख्य विलेन कोयले की खान के मालिक धनराज पुरी के रूप में प्रेम चोपड़ा नजर आए। यश चोपड़ा ने ट्रक ड्राइवर के किरदार के लिए धर्मेंद्र से बात की। धर्मेंद्र इस रोल के लिए तैयार भी हो गए थे, उनकी डेट्स भी फाइनल कर ली गई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस किरदार में करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, तो उन्होंने परीक्षित साहनी को यश चोपड़ा से बात करने की सलाह दी। धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ दी और फिर यह किरदार परीक्षित साहनी ने निभाया। सलीम जावेद और यश चोपड़ा ने सबसे पहले अमिताभ बच्चन को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। उसके बाद शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी भूमिकाएं विस्तार से समझाई गईं और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। फिल्म में संजीव कुमार ने एक गेस्ट अपीयरेंस में एक महत्वपूर्ण सीन किया। इसके अलावा सहायक भूमिकाओं में भी कई बेहतरीन कलाकार थे। काला पत्थर का मुहूर्त 27 सितंबर 1976 को हुआ था। दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म की सारी टेरिटरीज पहले ही बिक चुकी थीं, जबकि अभी इसकी शूटिंग बाकी थी। कोयले की खान की शूटिंग के लिए यश चोपड़ा ने 6 असली माइंस का निरीक्षण किया। अंततः उन्होंने रांची के पास एक माइन को फाइनल किया। कहा जाता है कि उन्होंने वहां शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कुछ हिस्से की शूटिंग भी की थी। लेकिन जब बिहारी बाबू को देखने के लिए वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो हालात बेकाबू होने लगे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हवा में गोलियां तक चलानी पड़ी। इस अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण यश चोपड़ा ने वहां शूटिंग करने का विचार छोड़ दिया। हाँ, जानता हूँ तुम यहाँ के बहुत बड़े दादा हो। नाम क्या है तुम्हारा? दिन क्या आज? मंगल। तो लिख ले। छन्नो नाम है मेरा। हाय छन्नो, ऐसा लगता है जैसे एक साथ 6 दर्जन चूड़ियां आपस में छड़क गई। हाय रफी। अनीता? ओह नो, मैं यहाँ धनराज कोल माइंस में इंजीनियर हूँ। भाई हम जर्नलिस्ट बन गए बहुत। देखो तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। कोई बात नहीं। Why don't you understand? Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. हमारे काम का मजदूर वही है जो मरा मरा जिए और सर झुकाते हुए सब कुछ सहता रहे, मालिक को भी और मौत को भी। टनल नंबर 4 और पानी के बीच का फासला कम होते जा रहा है। ये माइन उन सब के लिए एक बहुत बड़ी पानी की कब्र बन जाएगी। आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने जिंदगी में अपने सिवाय किसी और को तारीफ के काबिल नहीं समझा, लेकिन तुम्हें मानता हूं दोस्त। अंततः फिल्म की शूटिंग पुणे के पास राज कपूर के लोनी फार्म हाउस में की गई। फिल्म का आखिरी हिस्सा खान में पानी भरने का पोर्शन हॉलीवुड के टेक्नीशियंस की मदद से शूट किया गया। ये सेट गोरेगांव ईस्ट के स्टूडियो फिल्म सिटी में शूट किया गया, जो 1977 में शुरू हुआ था। आखिरी पोर्शन की शूटिंग के समय शशि कपूर का पैर फिसल गया था। उनकी टांग पर सच में मलबा गिर गया था और बहुत देर तक शशि कपूर नजर नहीं आए। रोमेश शर्मा तब शशि कपूर के पास थे। उन्होंने शशि की टांग से मलबा हटाया और शशि को निकाला। शशि कपूर की टांग पर बहुत चोट लगी और 1 हफ्ते तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। आखिरी हिस्से की शूटिंग के समय अमिताभ, शत्रु, शशि और बाकी सब कलाकारों ने बहुत सहयोग किया। तेज पानी के सामने शॉट्स देने से उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाए और न ही पानी से होने वाली इन्फेक्शन का डर जताया। अमिताभ और शत्रु के साथ एक खास सीन था जिसमें उन्हें पानी के तेज फ्लो में एक तरफ से दूसरी तरफ धकेला जाना था। जब शॉट लिया गया तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि शत्रु कैमरे को नजर ही नहीं आए। ऐसा ही अमिताभ के साथ हुआ, लेकिन दोनों कलाकारों ने दोबारा शॉट्स दिए। सबकी मेहनत पर्दे पर नजर आए। यश चोपड़ा के खास डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के कैमरामैन रोमेश भल्ला और आर्ट डायरेक्टर सुधेदु रॉय का काम काबिल तारीफ था। सभी कलाकार अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे थे। 3 मुख्य स्टार्स का रोल एक दूसरे से अलग और खास था। अमिताभ फिल्म के मुख्य किरदार थे और उनके डायलॉग्स बहुत कि कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उगल देता है। जो इंसान का खून पानी की तरह बहा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं समझता था कि तुम एक बहुत जलील, एक बहुत कमीने इंसान हो। तुम तो एक जानवर हो, दरिंदा हो, एक आदमखोर दरिंदा जो इन मजदूरों का खून पीता है, उनका गोश्त खाता है।
शशि कपूर ने अपना रोल बहुत सहजता और प्रभावशाली ढंग से निभाया। एक महीने का उनका बोनस देकर डायलॉग आप भी 3 बहुत महीने के बोनस पर चर्चित साइन करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक मजदूर किन हालात और किन मुसीबतों में जिंदा रहता है, लेकिन 1-2 टकों की नौकरी के लिए सच्चाई का साथ छोड़ने वाले कोई और होंगे, मैं नहीं हूं पुरी साहब। बोनस तो 3 महीने का ही मिलेगा। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा शो स्टीलर साबित हुए। उनके डायलॉग्स पर दर्शकों ने तालियां और सीटियां बजाईं। उनका किरदार उनकी स्टार इमेज से मेल खाता था। बाकी कलाकारों में प्रेम चोपड़ा बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन मुख्य विलेन होने के बावजूद उनके ऐसे दृश्य नहीं थे जिनमें हीरोज उन्हें पीटते। शरद सक्सेना, जिन्होंने धन्ना का किरदार निभाया, भी बहुत यादगार रहे। अरे मेरे लाल, जब तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे, मंगल तब से ताले तोड़ता आ रहा है। अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। समझ गए मुन्ना? मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। फिल्म में प्रवीण बाबी की पर्सनैलिटी उनके रोल से पूरी तरह मेल खाती थी। नीतू सिंह हमेशा की तरह अच्छी लगी। राखी ने अपना किरदार बहुत गरिमापूर्ण तरीके से निभाया। मनमोहन कृष्ण, परीक्षित साहनी और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपनी अपनी जगह परफेक्ट थे। फिल्म के गानों की बात करें तो ये सुनकर हैरानी होती है कि यश चोपड़ा राजेश रोशन को रिप्लेस करना चाहते थे। फिल्म के सभी गाने बेहतरीन थे और म्यूजिक इंस्टेंट हिट हुआ। एक रास्ता है जिंदगी जो थम सांसों में तेरी खुशबू के तेरे खुशबू। राजेश रोशन की यह एल्बम उनकी सर्वश्रेष्ठ एल्बम्स में शामिल होती है। गाने बिना का गीतमाला की 1979 की लिस्ट में भी शामिल हुए। एक रास्ता है जिंदगी 22वें और बाहों में तेरी 27वें नंबर पर रहा। इतने बड़े सेटअप, बड़े स्टॉर्स और शानदार गानों के बावजूद फिल्म दर्शकों को पूरी तरह एंगेज नहीं कर पाए। उम्मीद के अनुसार यह हिट नहीं हुई। कहानी में कोई ऐसा सिरा नहीं था जिससे ऑडियंस पूरी तरह जुड़ पाती। स्क्रीन प्ले बहुत एंटरटेनिंग नहीं था। सलील चौधरी द्वारा दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक में भी कुछ खास प्रभाव नहीं था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म का बजट करीब 2.5 करोड़ था और कलेक्शन 3 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर यह एवरेज रही, लेकिन 1979 की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हुई। समय के साथ काला पत्थर को ज्यादा पहचान मिली और यह भारतीय सिनेमा की खास फिल्मों में शुमार हो गई। इन बातों की जानकारी दीप्ता कीर्ति चौधरी की किताब और IMDb पर मौजूद काला पत्थर के ट्रिविया से ली गई है। काला पत्थर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि मजदूरों की पीड़ा और समाज के संघर्ष की एक जीवंत कहानी थी, जिसे आज भी याद किया जाता है।